हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में टोटल 11 सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन्हीं 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हमारे इस चैनल पे एमसीक्यू सेशन देखने को मिलेगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो जितने भी सब्जेक्ट आपको एग्जिट एग्जाम में आने हैं, उसका अगर एमसीक्यू देखना है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप हमारे इस चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाके क्लियर कर सकते हो। उसी एग्जिट एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें टोटल आपके हमने बोला था 12 पार्ट में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, जितने भी 6-7 चैप्टर आपके डी फार्मेसी में थे ही। तो भैया ये आपका पार्ट नंबर 12 यानी कि लास्ट पार्ट होने वाला है इस पूरे सेशन का, या कह सकते हो फार्मास्यूटिक्स का ये आखिरी पार्ट है। इससे पहले के पूरे 11 पार्ट आप जाके प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मैं इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये 12वां पार्ट है। इसमें देख लेते हैं भाई साहब कि कौन कौन से टॉपिक को आज हम खत्म करने वाले हैं। तो जो लास्ट टॉपिक बचा है ना आपके सिलेबस डी फार्मेसी में जब पढ़ा होगा, तो वहां पे लास्ट आपका 7 चैप्टर क्या है, एनडीडीएस बोले तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, चैलेंजेस से रिलेटेड टोटल आज आपको 30 एमसीक्यू हम दिखाएंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे। जो एमसीक्यू आपको समझ में आएगा वो भी बताइएगा, नहीं आएगा वो भी बताइएगा, सारी चीजें डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो भैया ये आपका पार्ट नंबर 12वां होने वाला है। इससे पहले के सभी पार्ट जाके प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा, और आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो, एग्जिट एग्जाम देना है तो आप हमारे इस चैनल को विजिट भी जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंट्रोडक्शन, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है रीसील्ड आरबीसी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग आरबीसी इन हाइपोटोनिक मीडियम, या फिर हाइपरटोनिक मीडियम, या फिर आइसोटोनिक मीडियम, या फिर ऑल ऑफ दीज मीडियम। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? रीसील्ड आरबीसी की बात हो रही है। वो आपका आरबीसी को हम किस मीडियम में प्लेस करके, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट आपने सुना होगा, एरिथ्रोसाइट, तो रीसील्ड एरिथ्रोसाइट आरबीसी के द्वारा बनती है। तो भैया उसको हम क्या करते हैं, आरबीसी को हाइपरटोनिक मीडियम में प्लेस करके डालते हैं, ये बनाते हैं, या फिर आपका हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या फिर आइसोटोनिक। तो सिंपली अगर बात किया जाए तो भैया आपके जो आपके सोल्यूशन होते हैं ना, वो बॉडी के आपके जो फ्लूइड होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए, तो आइसोटोनिक हुआ, और उससे कम होगा तो हाइपोटोनिक बोला गया, और उससे ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक बोला गया। तो जो आरबीसी होती है, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है, वो आपका सिंपली आरबीसी को हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस करके प्रिपेयर की जाती है। किसमें? हाइपोटोनिक मीडियम में हम आरबीसी को प्लेस करेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, आरबीसी के में रप्चर्ड होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे आरबीसी को लोड करेंगे ड्रग के साथ, और ये रीसील्ड एरिथ्रोसाइट एक तरीके से क्या है, एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस करके इसको बनाया जाता है। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है किस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के प्रिपरेशन में? जी हाँ, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की बात किया जाए, नैनो पार्टिकल में, लिपोसोम में, नियोसोम में, या फिर आपके रीसील्ड एरिथ्रोसाइट या आरबीसी में। देखो नॉन की बात किया जाए तो भैया एन से नॉन, और आयनिक यानी नियोसोम की अगर बात किया जाए ना, तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आपका मेनली नियोसोम में यूज है ना। लिपोसोम में आपके कह सकते हो ना, जो फैट होते हैं ना, फास्फोटिडिलकोलिन, फास्फोलिपिड की वेसिकल्स होती है, वो लिपोसोम हो गया। नैनो पार्टिकल तो अलग हो ही गया, रीसील्ड आरबीसी तो अलग हो ही गया। तो सिंपली यहाँ पे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट किसमें, नियोसोम्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, एक सिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल होती है, जिसमें क्या होता है, एक्वस कोर होता है, और वो बाइलेयर में इनक्लोज होती है। बाइलेयर किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। नाम से ही पता चल रहा है भैया, नियोज का मतलब नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, और जोम का मतलब वेसिकल, यानी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का वेसिकल होता है, एक्वस कोर होगा, बाइलेयर मेम्ब्रेन होगी, और उसमें एक क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होगा। तो ये चीजें आप देख सकते हो किसमें, नियोसोम्स की जब बात आती है उसमें आप आपके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हाँ।
आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, ऐसा कौन सा नॉवल ड्रग डिलीवरी है जो कि वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी शो करता है। वेसिकुलर बोले तो वेसिकल्स के फॉर्म में, हाँ जी, वेसिकल्स के फॉर्म में ड्रग डिलीवरी शो करने का काम इम्प्लांट का होगा, लिपोसोम का होगा, एंटोफ्रोसिस के द्वारा, या कोलोडियन। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं भैया वेसिकुलर के फॉर्म में ड्रग डिलीवरी करने का काम सिंपली आपका लिपोसोम। जी हाँ, लिपोसोम क्या होता है, ये भी तो क्या होता है, वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। एक स्मॉल वेसिकल होता है बाइलेयर फॉर्म में, किस फॉर्म में भैया, बाइलेयर फॉर्म में, जिसमें क्या क्या होता है, किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड मिला होता है, स्पेशली जिसमें आपका फॉस्फोटिडिल कोलिन होगा, और ये आपका बाइलेयर वेसिकल होता है। तो सिंपली पूछा क्या था, वेसिकुलर डिलीवरी सिस्टम की जब बात आएगी ना, वहां पे लिपोसोम आप बता सकते हो। क्लियर है, हाँ जी। चलो फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी अभी आपने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा कि लिपोसोम आपके किस किस के मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, लिपिड बाइलेयर हुई। अब लिपिड की बाइलेयर, लिपिड कौन कौन सा हो सकता है भैया, फास्फोलिपिड भी हो सकता है, हाँ जी होता है, उसमें स्पेशली फास्फोटिडिल कोलिन और फास्फोटिडिल एथेनॉल अमीन। तो ये तीनों के तीनों, यानी बोले तो ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट आर कम्स अंडर दी लिपोसोम, या लिपोसोम इन सभी कंपोनेंट के मिलकर बने होते हैं। किसके किसके जी, आपका कह सकते हो एक फास्फोटिडिल कोलिन एथेनॉल अमीन, फास्फोटिडिल कोलिन और फास्फोलिपिड, ये आपके लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लिपोसोम इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, जो लिपिड बाइलेयर सिस्टम है, लिपोसोम्स है ना, उसके अगर हम किसकी बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं ना, तो भैया आपका टॉक्सिक ड्रग की एफिकेसी बढ़ा देता है क्या। लिपोसोम की बात कर ले तो टॉक्सिक ड्रग की एफिकेसी, अब ये टॉक्सिक ड्रग है, उसकी एफिकेसी बढ़ाएगा तो टॉक्सिसिटी होगी, तो ये तो आपका क्या एडवांटेज में नहीं आएगा। साथ ही साथ जो टिश्यू, सेंसिटिव टिश्यू टू द ड्रग, यानी कि क्या करता है, जो सेंसिटिव टिश्यू होते हैं ना, उनके एक्सपोजर को बढ़ा देता है। तो भैया सेंसिटिव टिश्यू पे एक्सपोजर को बढ़ा देगा तो भैया क्या होगा, वहां पे भी तो डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। एडवांटेज पूछा है तो ये भी नहीं हुआ। साथ ही साथ आपका ड्रग रैपिडली रिलीज होगा, या ये एडवांटेज होगा कि जो आपका इनकैप्सुलेटेड ड्रग होता है उसके प्रोटेक्शन करता है और सस्टेन रिलीज देखने को मिलता है। तो सिंपली लिपोसोम हमने क्या बोला, लिपिड की बाइलेयर है, और बाइलेयर में जो ड्रग इनकैप्सुलेटेड है ना, तो वहां पे क्या होता है, सिंपली आपका सस्टेन रिलीज दिखाने का काम करता है। किसका, जो लंबे समय तक आपका कह सकते हो सस्टेन्ड मैनर में आपका कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन में रिलीज देखने को मिलेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो एडवांटेज में पूछा गया है तो लिपोसोम क्या होता है आपका, यहाँ पे कह सकते हो ना, इनकैप्सुलेटेड ड्रग को प्रोटेक्ट करता है और सस्टेन रिलीज शो करने का काम करता है। बायोकम्पैटिबल होगा और बायोडिग्रेडेबल होगा, ये सब भी ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भैया बायोकम्पैटिबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, फ्लेक्सिबल और नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी किसके अंतर्गत, आपके लिपोसोम के एडवांटेज के अंतर्गत। क्लियर है, तो यहां से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज यूज एज अ कैरियर फॉर ड्रग डिलीवरी। जी हाँ, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपका ड्रग डिलीवरी के रूप में आप एज ए कैरियर के फॉर्म में, है ना, ड्रग डिलीवरी जब करते हो तो एज ए कैरियर कौन सा ब्लड का कंपोनेंट यूज होगा। जी हमने क्या बोला था, रीसील्ड इरेथ्रोसाइड, आपने देखा था ना, रीसील्ड इरेथ्रोसाइड। तो भैया डब्ल्यूबीसी यूज होता है, आरबीसी, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन। तो भैया ब्लड का ऐसा कंपोनेंट जो कि आपके ड्रग डिलीवरी में एज ए कैरियर, तो हमने क्या बोला, आरबीसी, रीसील्ड इरेथ्रोसाइड में क्या देखने को मिलता था आपका, आरबीसी एज अ कैरियर मॉलिक्यूल होता था ड्रग को डिलीवर करने के दौरान। तो सिंपली यहाँ पे आरबीसी वाला लगा दोगे जो कि एज अ कैरियर मॉलिक्यूल होता है, ड्रग डिलीवरी करता है। सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर वाला राइट हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द डायामीटर ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल। जी हाँ, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल की बात की जाए, एक होता है लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल, एक मल्टी यूनिलैमुलर वेसिकल, स्मॉल यूनिलैमुलर, अलग अलग वेसिकल्स होते हैं। तो सिंपली स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल का जो साइज है या डायामीटर है वो सिंपली 20 से 100 नैनोमीटर होगा या 20 से 1000 नैनोमीटर होगा,
या 10 से 100 नैनोमीटर कहलाएगा, या फिर आपका 100 से 400 नैनोमीटर। सिंपली अगर हम बात करते हैं किसकी, स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल की, तो स्मॉल यूनिलैमेलर वेसिकल आपका देखो यहाँ पे क्या होता है 20 to 100 नैनोमीटर देखने को मिल जाता है। वहीं पे मल्टी लैमेलर वेसिकल, लार्ज वेसिकल की बात की जाए तो भैया 5.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा। ओलिगो लैमेलर वेसिकल की बात की जाए OLV की तो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर होगा। सर जी लार्ज यूनिलैमेलर वेसिकल LUV की बात की जाए तो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। सर जी मल्टी लैमेलर वेसिकल या मल्टीवेस्कुलर की बात किया जाए मोर देन 1 माइक्रोमीटर। तो ये अलग अलग आपके कह सकते हो वेसिकल्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं और उसके डायमीटर साइजेस से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच टाइप ऑफ ड्रग इज नॉट, ध्यान देना, नॉट गिवन विद द ट्रांसडर्मल रूट। जी हाँ, इनमें से किस प्रकार का ड्रग आपके ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा नहीं दिया जाता है ना। तो भैया जो शॉर्टर हाफ लाइफ वाले होते हैं उनको ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा नहीं दोगे, या ऐसे ड्रग जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत नैरो हो उसको नहीं दोगे, या सिंपली आपका जो इजी रिमूवल ड्रग होते हैं या जो टर्मिनेशन जिनका आसान होता है उनको नहीं दिया जाता है, या फिर जो पेप्टिक अल्सर के अगेंस्ट वर्क करते हैं उनको ट्रांसडर्मल नहीं दोगे। देखो भैया ट्रांसडर्मल की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो पेप्टिक अल्सर वाली ड्रग होती है ना, वो भैया जो स्टोमक की लाइनिंग होती है वहीं पे तो अल्सर हुआ, तो वहीं पे आपका क्या करता है उसकी लाइनिंग क्रिएट करना, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर उसको ट्रांसडर्मल दे दोगे तो क्या वो आपके स्टोमक के लाइनिंग तक पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। तो भैया नॉट सुटेबल या नॉट गिवन विथ ट्रांसडर्मल रूट। जी हाँ, इनमें से किसको ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो जो भैया पेप्टिक अल्सर वाली ड्रग है ना, खासकर जो पेप्टिक अल्सर वाली ड्रग है उनको ट्रांसडर्मल रूट के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा कि जो आपके खासकर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये सब आपके पेप्टिक अल्सर में ज्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो भैया इनको ट्रांसडर्मल रूट थोड़ी ना दोगे आप, इनको हम ट्रांसडर्मल रूट के फॉर्म में नहीं दे सकते। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम। भैया नाम से ही पता चल रहा है गैस्ट्रो एडहेसिव मतलब ऐसा सिस्टम जो कि स्टोमक से लंबे समय तक वहां पे स्टोमक में फ्लोट होता रहे, लंबे समय तक जो स्टोमक की लाइनिंग है, जो स्मूथ मसल्स हैं उससे अडेयर रहे, उससे चिपका रहे ताकि लंबे समय तक रिलीज हो। तो भैया जो गैस्ट्रो एडहेसिव फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम का फंक्शन ये होता है ड्रग का रैपिड अब्जॉर्प्शन होगा या लंबे समय तक कांटेक्ट बनाए रखेगा जो गैस्ट्रिक इपिथेलियल सेल है। जी हाँ, जो स्टोमक की इपिथेलियल सेल है उस स्टोमक की इपिथेलियल सेल में लंबे समय तक आपका क्या होगा, सिंपली ये क्या होगा, कांटेक्ट बनाए रखेगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल में कांटेक्ट बनाए रखेगा, यही होगा। बाकी पीएच डिपेंडेंट ड्रग रिलीज ये नहीं है, साथ ही साथ ड्रग की सॉल्बिलिटी बढ़ाएगा ये भी नहीं है। सिंपली गैस्ट्रो रिटेंटिव GIDDS भी बोलते हैं या गैस्ट्रो एडहेसिव भी बोलते हैं, ये दोनों टर्म बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। थोड़ा डी फार्मा के लेवल पे हाई हो जाता है, लेकिन बेसिक अगर बात किया जाए तो गैस्ट्रो रिटेंटिव या गैस्ट्रो एडहेसिव का मतलब यही हुआ कि जो गैस्ट्रिक इपिथेलियल सेल हुई ना, जो गैस्ट्रिक इपिथेलियल सेल हुई उससे लंबे समय तक कांटेक्ट बनाए रखेगा, ये सिंपली GIDDS या गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम का वर्क हुआ। क्लियर है, हाँ जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सोनोफोरेसिस टिपिकली यूजेस अ लो फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव ऑफ लेस देन 100 किलो हर्ट्ज, मोर देन 100 किलो हर्ट्ज, या लेस देन 500 किलो हर्ट्ज, या फिर मोर देन 500 किलो हर्ट्ज। जी हाँ, किसकी बात की जा रही है, सोनोफोरेसिस। सोनोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें आपके वेव को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सिंपली जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी वेव यूज की जाती है, तो लो फ्रीक्वेंसी वेव आपका कितने किलो हर्ट्ज की होंगी भैया, 100 किलो हर्ट्ज से कम होंगी, 100 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होंगी, या 500 किलो हर्ट्ज से कम या ज्यादा होंगी। तो सिंपली अगर बात किया जाए तो लेस देन 100 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, प्रेशर वेव होता है ना, उसको ही आपके ड्यूरिंग द सोनोफोरेसिस में यूज किया जाता है।
सोनोफोरेसिस में लेस देन 100 किलोहर्ट्ज। क्या होता है भैया, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल को मूवमेंट करते हैं, किसके थ्रू भैया, स्किन के थ्रू। हम अल्ट्रासाउंड, अब अल्ट्रासाउंड करोगे तो भैया ड्रग मॉलिक्यूल का क्या होगा, मूवमेंट होगा स्किन में, और स्किन में जब मूवमेंट होगा तो सिंपली यहाँ पे एक वेव लगेगी, तभी तो सोनोफोरेसिस होगा। और वो वेव कितना होती है, लेस देन 100 किलोहर्ट्ज। अब भैया इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो इंसुलिन को सोनोफोरेसिस के द्वारा डिलीवर किया जाता है, इंसुलिन सोल्यूशन को। लीडोकोन सोल्यूशन है जो आपके लोकल एनेस्थेटिक है, तो ये सब आपके क्या है, सोनोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू अबाउट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। भैया यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा क्या, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो थोड़ा सा भाई उसमें मैन्युफैक्चर करने में, रिसर्च डेवलपमेंट करने में इन्वेस्टमेंट लगेगी कि नहीं, बिल्कुल लगेगी। साथ ही साथ आपका ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, किसके दौरान, खासकर जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके दौरान। और भैया इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो सिंपली ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, ट्रू है। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है जी, आपके नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सिंपली एनडीडीएस की बात किया जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन राइट है कि भैया कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा, चैलेंज भी आएगा स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने में, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है ड्यूरिंग द चैलेंजेस ऑफ एनडीडीएस, ठीक है। चलो हाँ जी, अगर आप लोग एग्जिट एग्जाम देना चाहते हो, एग्जिट एग्जाम में टोटल हमने क्या बोला, 11 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। उन 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको 2 बुक बता रहा हूं। ये दोनों बुक, एक बुक आपकी थ्योरी की है और एक बुक आपकी एमसीक्यू की है। दोनों बुक की खासियत ये है भाई कि पूरा 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे थ्योरी पड़ेगी और उसी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज का एमसीक्यू मिल जाएगा। कंप्लीट कलर्ड बुक है, टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, निमोनिक्स फॉर्म में, हार्ड बाइंडिंग की बुक होने वाली है, इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एग्जिट एग्जाम निकलवाने में ये बुक मदद करेगी। और ये बुक आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी। नाम क्या है, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप। डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप एक थ्योरी की है और एक ऑब्जेक्टिव की है। दोनों बुक आपके 900 रुपए के आसपास मिल जाएगी। सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप में जाना, इनका नाम डाल देना, तो ये सिंपली आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे डिलीवरी, या इसका लिंक मैंने शायद डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक बार डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना, देख लेना, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच टाइम वेजाइनल सपोजिटरी नीड टू डिसॉल्व। जी हाँ, ये जो वेजाइनल सपोजिटरी होती है, जो वेजाइना में इन्फेक्शन वगैरह को दूर करने के लिए सपोजिटरी पेसरीज इंसर्ट की जाती है, तो भैया वेजाइनल सपोजिटरी जो आपकी होगी ना, सिंपली आपका कितने टाइम में डिसॉल्व होगी, 4 से 10 घंटे में, 5 से 10 घंटे में, 4 से 12 घंटे में, या फिर 2 से 4 घंटे में। तो सिंपली जो आपके वेजाइनल सपोजिटरी होगी ना, वो आपका डिसॉल्व कब होगी, 4 से 12 घंटे के बीच में। कब कब भैया, 4 से 12 घंटे के बीच में डिसॉल्व होगी ये आपकी जो वेजाइनल सपोजिटरी होती है, और लोकली जो आपके इन्फेक्शन वगैरह है उसको दूर करेगी। जैसे अब वेजाइनल सपोजिटरी की बात किया जाए तो क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रीमाजोल सपोजिटरी वगैरह होती है, तो ये आपके वेजाइनल सपोजिटरी में यूज की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जी हाँ, हमने क्या बोला, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, जो यूटेरस में डाली जाती है, उसमें एक होता है क्या, मेडिकेटेड होता है भाई साहब, और एक आपका क्या होगा, नॉन मेडिकेटेड होगा। तो पूछा गया है इनमें से नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल बताओ। तो भैया जो कॉपर टी होती है ना, कॉपर बियरिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये तो मेडिकेटेड में आएगी जी। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन की इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है, ये भी आपके किस में आती है, मेडिकेटेड में आएगी। ये जो डैलकॉनसिल्ड होंगे, ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेडिकेटेड में आएंगे। पूछा क्या है भाई साहब, नॉन मेडिकेटेड ही तो पूछा है, तो डैलकॉनसिल्ड आपके किस में आते हैं भाई साहब, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस में क्या आते हैं, एक डैलकॉनसिल्ड लिपिस लूप आएगा। क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फ्रेम होता है ना, और ये इंसर्ट किया जाता है यूटेराइन कैविटी में, यूटेराइन डिवाइस हुई, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइमरी बैरियर टू ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ,
जो ट्रांसडर्मली आप ड्रग डिलीवर करते हो, कोई क्रीम वगैरह लगाते हो, कोई आपके सेमिसॉइड प्रिपरेशन यूज करते हो, ठीक है, तो आपके जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, उसका प्राइमरी अगर बैरियर की बात किया जाए तो जो डर्मिस, सबसे पहले तो एपिडर्मिस होगी, अगर इसी से पास करा दिया तो भैया नीचे जाएगी, है ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस जो होगी वो प्राइमरी बैरियर का काम करेगी, डर्मिस प्राइमरी बैरियर का काम करेगी, हाइपोडर्मिस काम करेगी, या सारे। तो सिंपली अगर बात किया जाए, जो भी आपके ड्रग होते हैं जो टॉपिकली देते हो, ट्रांसडर्मली जो आपका यूज किया जाता है, तो सिंपली जो पहली लेयर होती है, सबसे पहले बैरियर कौन काज करेगी, एपिडर्मिस। अगर भैया स्ट्रेटम कॉर्नियम या एपिडर्मिस से अगर आपने पास करवा दिया, क्या करवा दिया भाई साहब, एपिडर्मिस से अगर आपने पास करवा दिया, तो सिंपली आपका सभी लेयर में नीचे आपके चलती जाएगी। तो सबसे ज्यादा अगर बैरियर कॉज करेगा तो वो क्या होगा, एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस की बात किया जाए स्पेसिफिकली स्ट्रेटम कॉर्नियम, जी हाँ, ये एपिडर्मिस लेयर आपके बैरियर कॉज करती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, द बक्कल डिलीवरी सिस्टम इज यूजफुल फॉर। जी हाँ, जो बक्कल डिलीवरी हमने क्या बोला, चिक्स के आसपास टैबलेट को या ड्रग को रखा जाता है, तो वो भैया क्या करता है, लोकली भी इफेक्ट करेगा और यहाँ से आपके ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब होके सिस्टमेटिकली यानी ब्लड में भी जाएगा। तो सिंपली अगर बात किया जाए, जो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो लोकल इफेक्ट भी शो करेगी, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं तो भाई सिस्टमिक इफेक्ट भी शो करेगी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हम लगा सकते हैं क्या, किसकी बात हो रही है भाई साहब, आपके बक्कल डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, जो बक्कल डिलीवरी सिस्टम है ना, वो सिंपली आपका लोकल इफेक्ट एज वेल एज सिस्टमिक इफेक्ट, दोनों का दोनों ऑप्शन, क्योंकि भैया म्यूकोशा, बक्कल म्यूकोशा में आप रखोगे तो भैया ये ओरल कैविटी वाली है, सिंपली क्या होता है, ओरली में लोकली तो आपका असर करेगी ही करेगी, एज वेल एज आपका सिस्टमेटिकली भी यहाँ पे जाएगी। अब भैया बक्कल कैविटी में जो बक्कल टैबलेट होती है उसमें आपका निफेडिपिन टैबलेट आता है, उसमें ओमेप्राजोल टैबलेट आता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या, सर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट। जी हाँ, आर्टिफिशियल जो टीयर इंसर्ट होता है उसका एग्जाम्पल बताओ। एटीआई का एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, लैक्रिसर्ट होगा, या फिर बोटॉक्स होगा, बुटॉक्स या बोटॉक्स कुछ भी बोल लो, या फिर विशीन होगा, या फिर टाइलेनॉल होगा। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट की, तो एटीआई की अगर बात किया जाए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लैक्रिसर्ट। जी हाँ, सिंपली आपके क्या हुए, लैक्रिसर्ट एक तरीके से क्या होता है, आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट डिवाइस होता है, जो कि स्पेशली क्या होगा भाई साहब, रॉड शेप्ड का होगा डिवाइस, और सिंपली आपका कंट्रोल रिलीज शो करता है आर्टिफिशियल टीयर में, साथ ही साथ आपका ल्यूब्रिकेट करता है आई को, एज वेल एज आपका आई को मॉइस्चर, मतलब बहुत ज्यादा जिसकी ड्राई आई रहती ना, उस कंडीशन में एटीआई यानी आर्टिफिशियल टीयर इंसर्ट हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें सिंपली अगर एग्जांपल पूछा था तो भैया लैक्रिसर्ट हो गया, सक्सिनिलेटेड कोलेजन हो गया, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। जी हाँ, डोज डंपिंग हो जाना भाई, मेटाबॉलिज्म हो जाना और बहुत एक्सेस रिलीज शो करना, तो सिंपली डोज डंपिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि कंप्रेस टैबलेट्स में देखने को मिलती है, सपोजिटरी में देखने को मिलती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में देखने को मिलती है, या फिर जो आपके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। जी हाँ, कंट्रोल रिलीज जो मैनर में होते हैं जो ड्रग प्रोडक्ट, वो सिंपली आपके डोज डंपिंग की प्रॉब्लम शो करते हैं, ठीक है। डोज डंपिंग क्या होती है, ये आपके कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। एक ऐसा फिनोमिना होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, जिसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, वो आपके ड्रग को प्रीमेच्योर रिलीज करवा देते हैं या एग्जैगरेटेड, बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड रिलीज करवा देते हैं। तो उस कंडीशन में डोज डंपिंग देखने को मिलती है। होता क्या है भैया, जब बॉडी में क्या होता है, ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, एडीआर भी होगा, एडीआर होगा भैया, ड्रग से रिलेटेड टॉक्सिसिटी भी होगी। तो डोज डंपिंग मेनली आपका उनमें देखने को मिलता है जो आपके माउथ के द्वारा ड्रग लिए जाते हैं और जीआईटी में डाइजेस्ट होंगे, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको
किसमें, डोज डंपिंग किसमें देखने को मिलती है, सिंपली जो कंट्रोल रिलीज में मैनर में आपके ड्रग रिलीज होते हैं उनमें देखने को मिलती है। क्लियर है? हाँ जी, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सील्ड लिपोसोम हैव बीन डेवलप्ड टू। जी हाँ, जो सील्ड लिपोसोम होते हैं वो आपके किस लिए डेवलप किए गए, सील्ड लिपोसोम, लिपोसोम हुआ तो भैया उसी में सीलिंग की गई सील्ड लिपोसोम, इसलिए बनाया गया ताकि उनकी हाफ लाइफ बढ़ाया जा सके, या ड्रग की टॉक्सिसिटी, जो लिपोसोम की टॉक्सिसिटी है उसको घटाया जा सके, या फिर साइट स्पेसिफिक ड्रग की डिलीवरी शो करने के लिए की जाती है, या फिर जो आपके वेसिकल के साइज होते हैं उन वेसिकल के साइज को सिंपली आपके अल्टर करने के लिए यहाँ पे सील्ड लिपोसोम का डेवलपमेंट हुआ, सील्ड लिपोसोम को बनाया गया। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं किसकी, जो सील्ड लिपोसोम है उनको उनकी हाफ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि भैया लिपोसोम भाई बहुत जल्दी रिलीज हो जा रहा था, हाफ लाइफ कम थी, तो हाफ लाइफ को सिंपली एक्सटेंड करने के लिए, हाफ लाइफ को सिंपली बढ़ाने के लिए सिंपली आपका जो पिगाइलेटेड लिपोसोम कह लो या सील्ड लिपोसोम ये यूज की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल से, ये हाइड्रोफिलिक पॉलीमर है, उससे कोटिंग की जाती है। कोटिंग की जाती है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और उनकी हाफ लाइफ सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। यानी कि पॉलीथाइलिन पिगाइलेशन का मतलब क्या हुआ, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का कोटिंग हुआ तो सीलिंग हो गई, सील्ड हो गया, और भैया सील्ड होने से क्या हुआ, हाफ लाइफ भी बढ़ गई, आराम आराम से रिलीज होती रही, तो ये इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भैया इम्प्लांट का यूजेस क्या होता है। इम्प्लांट, जो इम्प्लांट होती है स्किन के अंतर्गत इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट आपने बहुत सुना होगा। तो भैया मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए इम्प्लांट यूज किया जाता है, या आपके बॉडी फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए इम्प्लांट मेनली यूज करने को देखने को मिलता है, या फिर आपका ऑर्गन और टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए इम्प्लांट देखने को मिलता है, या सभी चीजों के लिए। तो भैया देखो इम्प्लांट मेनली आपके ड्रग की डिलीवरी भी करेगा और बॉडी के फंक्शन को मॉनिटर भी करेगा, और साथ ही साथ आपके ऑर्गन और टिश्यू को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या होता है, चाहे वो आपके मेडिकेशन को डिलीवर करने की बात हो, चाहे बॉडी फंक्शन को मॉनिटर करने की बात हो, ऑर्गन टिश्यू को सपोर्ट करने की बात हो, ये सभी चीज इम्प्लांट कर देता है। या क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका कह सकते हो बॉडी सरफेस में इंसर्ट किया जाता है ना, जिसमें इम्प्लांट का अगर हम एग्जाम्पल बात किया, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, तो सिंपली आपका जो नॉर प्लांट सेकेंड है, सबडर्मल इम्प्लांट है, पैसिल टैक्सल लोडेड इम्प्लांट हुआ, तो ये सभी के सभी इम्प्लांट सिंपली आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, इसी के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या, ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक इज एसोसिएटेड विथ। जी हाँ, ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक किससे जुड़ा है भैया, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा है, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा है, या फिर ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा है, अथवा ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, ऑस्मोटिक डिसरप्शन। सिंपली ऑस्मोटिक डिसरप्शन आपके ब्रेन टारगेटिंग, जो आपके ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ब्रेन में रिलीज होते हैं, ब्रेन टारगेटिंग डिलीवरी उनको शो करती है। तो सिंपली आपका ब्रेन टारगेटिंग डिलीवरी सिस्टम की अगर बात किया जाए तो वहां पे क्या होता है, ऑस्मोटिक डिसरप्शन। ठीक है, ऑस्मोटिक डिसरप्शन मेनली आपके ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को आपका जो होता है उसको क्रॉस करवाना है ना। तो ये अलग अलग आपके क्या होते हैं, टेक्निक होते हैं, जो कि बीबीबी को डिस्ट्रप्शन की टेक्निक होती है। ठीक है, उसी में ऑस्मोटिक डिसरप्शन भी आ जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। जी हाँ, इनमें से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो आर्टिफिशियल है, केमिकल के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, कहाँ पे, आपके लेबोरेटरी में। तो सिंथेटिक अगर हम किसकी बात किया जाए पॉलीमर की, तो आपका कैप्रोलैक्टोन हुआ, ग्लाइडिन हुआ, पुलुलैन हुआ, या चीतोसन। देखो यहाँ पे चीतोसन भी आपके नेचुरल में आएगा, पुलुलैन भी आपके नेचुरल में आ जाता है जी, और ग्लिडियन भी नेचुरल में आ जाएगा। सिंपली अगर हम सिंथेटिक की बात करें ना, तो कैप्रोलैक्टोन, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, कैप्रोलैप्टैन कम्स अंडर दी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होगा भाई साहब, कैप्रोलैक्टोन एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो कि आपके ई या सिग्मा कैप्रोलैक्टोन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, और ये भी आपके बायोडिग्रेडेबल बायोकम्पेटेबल पॉलीमर होते हैं जो कि अलग अलग आपके मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, खासकर सूचर्स में, टिश्यू स्कैफोल्ड्स में, ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस में, अलग अलग जगह कैप्रोलैक्टोन
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी, अ डोजेज फॉर्म दैट रिलीज द ड्रग एट अ कांस्टेंट रेट एंड प्रोवाइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट रिमेन इनवेरिएंट विद द टाइम। जी हाँ, ऐसा डोजेस फॉर्म जो कि कांस्टेंट रेट से बोले तो पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, क्या बोला गया, इनवेरिएंट विद टाइम, मतलब टाइम के साथ बदलेगा नहीं, इनवेरिएंट नहीं होगा, और वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन से प्लाज्मा में या ब्लड में अपना रिलीज शो करेगा। तो भाई साहब ऐसा ड्रग जो कि कांस्टेंटली आपका प्लाज्मा में रिलीज शो किया, और वो क्या है जी, इनवेरिएंट विथ टाइम है। भैया इनवेरिएंट विथ टाइम का मतलब ये हुआ टाइम के साथ, जैसे पहले घंटे में भी सेम रिलीज दे रहा है सेम, और दूसरे घंटे में सेम दे रहा है, तो जब प्रोलॉन्ग रिलीज बोलेंगे, प्रोलॉन्ग तो लंबे समय में हो गया, लेकिन वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब कह सकते हो टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटता बढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्सटेंडेड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज सेम हो गया, लेकिन भैया यहाँ पे कंसंट्रेशन का खेल है, बोला गया भैया टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो भैया टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, वो सिंपली आपके कंट्रोल रिलीज, कंट्रोल मैनर में मतलब क्या होता है कि भैया आपका 3 mg पर आवर अगर या रिलीज हो रहा है, या 1 mg पर मिनट, या जो भी कह सकते हो, वो टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इनवेरिएंट विद टाइम की जहां बात आएगी ना, वहां पे कंट्रोल रिलीज की बात आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं सर प्रोलॉन्ग रिलीज क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली कंट्रोल रिलीज क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जो प्री डिटरमाइंड रेट से, अगर हमने बोला कि भैया 10 mg एक घंटे में रिलीज हो रही, तो 10 mg ही होगी, अगले 1 घंटे में भी 10 mg होगी, उसके बाद 1 घंटे में 10 mg। ऐसा नहीं कि पहले 10 हुई, फिर 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, तो ऐसा नहीं। सिंपली आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, प्री डिटरमाइंड रेट से लोकली सिस्टमेटिकली स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक रिलीज करती है ड्रग, और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट रेट से रिलीज होता है ना। प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट रेट से रिलीज देखने को मिलता है। ठीक है, सस्टेन रिलीज में भी क्या होता है, सिंपली आपका नॉर्मल थेरेपेटिक रिस्पांस में जो आपका सिंपली सस्टेन मैनर में ये भी होगी, लेकिन कंसंट्रेशन घटता बढ़ेगा। सेम आपका एक्सटेंडेड में भी कंसंट्रेशन घटेगा बढ़ेगा, और प्रोलॉन्ग में भी कंसंट्रेशन घटेगा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है कि कब रिलीज में क्या क्या चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आगे अब भैया आपको एक और बुक के बारे में बताऊंगा, जो कि ये भी एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बुक क्या है भैया, नाम है इसका, पहली बात श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। इसमें क्या खासियत है बुक में, जितने भी 11 सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम में आ रहे हैं, उन कंप्लीट 11 सब्जेक्ट का आपका पूरा का पूरा सिलेबस का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आपको करना है, भाई एमसीक्यू ही आएगा, एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई अच्छी बात है। बुक कितने की है, 350 रुपए की है, और भैया मिलेगी कहाँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। 350 की है, बहुत महंगी भी नहीं है, इसको मंगाना, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही कायदे की बुक है। इसमें पूरा सिलेबस का एमसीक्यू कवर है, और ये पूरा सिलेबस का एमसीक्यू अगर आप कवर कर रहे हो ना, तो सिंपली आपका सारा का सारा डाउट भी क्लियर होगा, और अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो, इसको मंगा सकते हो, इसका लिंक डाला हूं, और एक और जो फिंगर टिप की बुक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्लांट्स आर डिजाइंड फॉर। जी हाँ, जो इम्प्लांट्स होते हैं वो आपके डिजाइन किए गए हैं किस लिए, प्रोलॉन्ग एक्शन शो करने के लिए, या भाई साहब फास्ट एक्शन, या इफिकेसी को बढ़ाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए नहीं। तो सिंपली हमने क्या बोला, इम्प्लांट आपके स्किन में इसीलिए डाले जाते हैं ताकि लंबे समय तक रिलीज देखने को मिले, भाई साहब प्रोलॉन्ग एक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लांट्स आर मेनली एडवांटेज ये है, प्रोलॉन्ग एक्शन देखने को मिलता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखने को मिलती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है, ये एडवांटेज हो गया। साथ ही साथ अगर बात करते हैं साइड इफेक्ट घट जाता है, ये भी तो एडवांटेज हो गया, और आपकी जो ड्रग की स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, ये भी एडवांटेज हुआ। साथ ही साथ ड्रग की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सब तो आपके इम्प्लांट के एडवांटेज हुए। जबकि अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर लेना, तो भाई थोड़ा सा इम्प्लांट करने के लिए माइल्ड सर्जरी होगी कि नहीं, मिनी सर्जरी, स्किन को थोड़ा कट वगैरह लगाया जाएगा, तो थोड़ा सा पेनफुल
हो जाता है वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो थेरेपी अगर एक बार आपने इम्प्लांट करा दिया तो डिसकंटिन्यू नहीं करना। अब ऐसे नॉर्मल दवाई खा रहे हो तो जब मन खाया जब मन नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे अगर इम्प्लांट कर दिया गया तो रिलीज होगा ही होगा, है ना। और थोड़ा बहुत जहाँ इम्प्लांट किया जाएगा इन्फेक्शन हो सकता है, रिएक्शन हो कर सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, तो अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है इम्प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। अगले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लिपोसोम। जी हाँ, इनमें से कौन सा लिपोसोम का एडवांटेज नहीं है। लिपोसोम हमने क्या बोला भाई, लिपिड बाइलेयर वेसिकल होती है, और भैया इसका एडवांटेज 3 तो एडवांटेज है लेकिन एक नहीं है। कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है एडवांटेज में आ गया। फ्लेक्सिबल है तो ये भी एडवांटेज हो गया, बायोकम्पेटिबल है ये भी एडवांटेज हो गया। तो भाई ये तीनों तो आपके एडवांटेज हो गए, लेकिन एडवांटेज कौन सा नहीं है, टॉक्सिक। अरे भैया लिपोसोम क्या टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा, वो तो नॉन टॉक्सिक होगा ना। सिंपली अगर हम बात करते हैं लिपोसोम की, तो लिपोसोम क्या होता है, एक तरीके से नॉन टॉक्सिक का फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ, सिंपली नॉन टॉक्सिक होगा, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होगा और बायोकम्पेटिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, नॉन इम्यूनोजेनिक होगा, नॉन सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये सभी आपके फीचर्स होंगे या कह लो एडवांटेज होंगे किसके, आपके लिपोसोम के, ठीक है। किसके होंगे भाई साहब, लिपोसोम के होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नियोसोम्स। जी हाँ, नियोसोम्स का एग्जांपल बताओ। नियोसोम क्या होता है, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। जी हाँ, ध्यान देना, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ वेसिकल ये भी होगा। तो भैया नियोसोम का एग्जांपल में इनॉक्साजिन आएगा, है ना, या साइटोसिन एराबिनोज। देखो इनॉक्साजिन की बात करें या साइटोसिन एराबिनोज की बात कर ले, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, सिंपली बात करें तो लिपोसोम के एग्जांपल है। किसके है भाई साहब, लिपोसोम के। पूछा किसका है हमें, नियोसोम का पूछा है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये नियोसोम के उसके लिपोसोम के एग्जांपल है। और भाई आपका जो नालट्रैक्सोन HCl है और एक डॉक्सीरिबोसिन है, डॉक्सीरिबोसिन भी नहीं है, तो सिंपली आपके नालट्रैक्सोन HCl हाइड्रोक्लोराइड, नालट्रैक्सोन हाइड्रोक्लोराइड ये आपके नियोसोम के एग्जांपल है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देखो नालट्रैक्सोन हाइड्रोक्लोराइड और टैक्रोलिमस, ये आपके क्या है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वाले नियोसोम के। जबकि लिपोसोम का एग्जांपल है इनॉक्साजिन, साइटोसिन एराबिनोज ये भी लिपोसोम का एग्जांपल है। नैनोट्यूब की बात की जाए तो नैनोट्यूब में आपके डॉक्सीरिबोसिन आ जाएंगे और एंटीबॉडीज जीन आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके किसके अलग अलग, नियोसोम कोई, लिपोसोम कोई, नैनोट्यूब के एग्जांपल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि भाई साहब कार्बन नैनो ट्यूब आर मेड अप ऑफ। जी हाँ, जो कार्बन नैनो ट्यूब है किसके बने होते हैं, सिंपली 3D हेक्सागोनल लेटाइस होंगे या 2D हेक्सागोनल लेटाइस होंगे या फिर 3D ऑक्टागोनल लेटाइस होंगे या फिर 2D ऑक्टागोनल लेटाइस। सिंपली अगर बात किया जाए ना, कार्बन नैनो ट्यूब, जी हाँ, कार्बन नैनो ट्यूब आपके 2D हेक्सागोनल लेटाइस के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई साहब, 2D हेक्सागोनल लेटाइस के मेडअप होते हैं। कौन, कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है। जिसमें एग्जांपल की बात किया जाए डॉक्सीरिबोसिन एंटीबॉडीज हुआ, जीन्स हुआ, तो ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पे मिल जाती है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो पार्टिकल आर आल्सो नोन है। जी हाँ, जो माइक्रो पार्टिकल है उसे हम और क्या बोलेंगे, माइक्रो पार्टिकल क्या बात किया जाए तो भैया नैनो पार्टिकल होंगे, या भैया माइक्रो है तो माइक्रो रेंज में है, तो सिंपली बात है नैनो पार्टिकल की बात ही नहीं आएगी। हाँ जी, माइक्रो पार्टिकल है तो माइक्रो स्फीयर भी बोल सकते हैं, ऐसे स्फीयर जो कि माइक्रोन रेंज में है, बिल्कुल। और माइक्रो कैप्सूल भी बोलेंगे, जी हाँ। तो बहुत BNC यहाँ पे लगा देना जब किसकी बात आएगी, माइक्रो पार्टिकल की बात आएगी। तो सिंपली आपके माइक्रो पार्टिकल में क्या क्या होंगे, माइक्रो स्फीयर भी होते हैं और माइक्रो कैप्सूल भी होते हैं। ये दोनों आपके माइक्रो पार्टिकल में क्या क्या, माइक्रो कैप्सूल और माइक्रो स्फीयर। एग्जाम्पल भी पूछता है कि भैया माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रो स्फीयर का एग्जांपल बताइए, तो भैया ग्लिपिजाइड होता है, ट्रिप्टोरेलिन होता है, तो ये चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ
मल्टी लैमिनर लार्ज वेसिकल। जी हाँ, मल्टी लैमिनर लार्ज वेसिकल का पार्टिकल साइज, अभी एक क्वेश्चन कुछ देर पहले यही पूछा गया था, स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल। तो अलग अलग वेसिकल के एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा। तो सिंपली मल्टी लैमिनर लार्ज वेसिकल का एग्जांपल में वो भैया 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा, 0.5 माइक्रोमीटर से कम होगा, या भैया 1.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगा या 1.5 माइक्रोमीटर से कम होगा। तो सिंपली किसकी बात की जा रही है? आपका मल्टी लैमिनर लार्ज वेसिकल। एमएलबी आपका क्या होगा? मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर। इसका साइज रेंज क्या होगा? एमएलबी का। ओएलबी की बात किया जाए, जो ओलिगो लैमिनर वेसिकल होंगे वो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर रेंज में आएंगे। और एसयूवी की बात किया जाए यानी कि स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल की बात किया जाए तो ये 20 से 100 नैनोमीटर में आएंगे। मल्टी वेसिकुलर वेसिकल की बात किया जाए तो ये आपके 1 माइक्रोमीटर से ग्रेटर होंगे। तो ये अलग अलग साइजेस से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई साहब इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस देयर इज एक्सचेंज बिटवीन। जी हाँ, आयन एक्सचेंज प्रोसेस में एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच में? लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक्सचेंज होगा, सॉलिड और गैस के बीच में एक्सचेंज होगा, गैस और लिक्विड के बीच में एक्सचेंज होगा, या फिर लिक्विड और लिक्विड के बीच में, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात किया जाए किसमें? आयन एक्सचेंज प्रोसेस में, तो भैया आयन एक्सचेंज प्रोसेस में आपका क्या हुआ? लिक्विड और सॉलिड। किसकी बात की जा रही है? लिक्विड और सॉलिड के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में देखते हो ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ है और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है सेशन का? ड्रग रिलीज फ्रॉम ऑस्मोटिक पंप डिपेंड ऑन। जी हाँ, ऑस्मोटिक पंप में जो आपकी ड्रग रिलीज होती है ऑस्मोटिक पंप से, वो किस पे डिपेंड होती है? ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे डिपेंड होंगी, या सिंपली आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड होगी, या सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर और आयनिक स्ट्रेंथ पे, दोनों पे डिपेंड होगी, या इन्वायरमेंट कैसा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उस पे। तो सिंपली अगर हम बात किया जाए कि इसकी ऑस्मोटिक पंप से जो ड्रग रिलीज होती है ना, उसका अगर हम बात किया जाए ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे, किसके बेसिस होगी भाई साहब? ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे ड्रग रिलीज होगा, है ना। यहाँ पे देखो सिंपली आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ, ये ऑस्मोटिक लेयर हुआ, टेस्ट सोल्यूशन हुआ, तो ये आपके क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे बेस हुआ, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो। सो भैया ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि स्टैटिस्टिक्स के पार्ट नंबर 12 यानी कि लास्ट पार्ट से थे। ये पूरे के पूरे जो 12 पार्ट है उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी है और लास्ट में यहाँ भी लगा दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। और आपको जो दोनों बुक हमने बताया, एक आपका फिंगर टिप की बुक जो थी, है ना, जो एग्जिट एग्जाम फिंगर टिप थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों बुक जो कि 900 रुपये की मिलेगी, पूरा कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बुक है, और एक आपका 350 की है, ठीक है। ये दोनों बुक मंगाना है तो दोनों बुक का जो लिंक है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। साथ ही स्टैटिस्टिक्स के पूरे 12 पार्ट आज हम खत्म कर दिए हैं, पूरा का पूरा 12 पार्ट का वीडियो अगर आप देखोगे ना, तो स्टैटिस्टिक्स में जितना हमने 30-30 क्वेश्चन कराया है, उतने ही मात्र से क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कब? जब आप एग्जाम में बैठोगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जिट एग्जाम में आ रहा है। और भाई ये जो स्टैटिस्टिक्स का 12 पार्ट है ना, ये एग्जिट एग्जाम में तो हेल्प करेगा, एज वेल एज जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये हेल्प करेगा। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, एक बार चैनल विजिट कीजिएगा, और बुक वगैरह मंगाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी विजिट कीजिएगा। सारी चीजें विजिट करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। और आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। सेशन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए हो, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई भी आपको शिकायत है, सुझाव है, सब भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद होगी आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्लेलिस्ट वगैरह विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।